हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट सितंबर में होने वाला है। सेकेंड वीक के आसपास जो है आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा और आपको भी पता है इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे नोटिफिकेशन भी आए हैं कि जहां पे एग्जाम सेंटर बन रहे हैं। तो ऐसे में इंग्लिश के लिए जो है ये सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है, खास करके जिनको पेडागोजी से डर लगता है। पेडागोजी वाले सेक्शन में जो इंग्लिश और या फिर हिंदी में जो है सवाल पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश के लिए मैंने आप लोगों के लिए टैग वर्ड जो है बनाया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर अब देखो कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिलेबस आपके पास है नहीं, मार्किंग स्कीम है नहीं, एग्जाम पैटर्न भी इन्होंने नहीं दिया है। तो ऐसे में मैं कोशिश कर रहा हूं कि 5 नंबर तो एटलीस्ट ये पेडागोजी से पूछेंगे ही 15 नंबर में। इंग्लिश आपका 15 नंबर होने वाला है और अगर वो आप रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश रखते हो तो डेफिनेटली आपका जो है सब्जेक्ट बढ़ने वाला है। तो आपके लिए टैग वर्ड बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, क्लास 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। अगर आपको इसी टैग वर्ड के MCQ फॉर्म में जो है कुछ क्वेश्चन चाहिए, वो अगर आपको देखना है तो नीचे आप टैग वर्ड लिख दोगे तो आपके लिए अलग से वीडियो बन जाएगी। चलिए अब मैं आपको सीधे जो है PDF की ओर लेकर चलता हूं जहां से हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए पॉजिटिव वर्ड के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए बच्चों को कैसे एजुकेशन देना है तो आप इन सारे ऑप्शंस को चुनोगे। कौन से ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट करना है वो आप ध्यान से समझ पाओगे इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। पहला देखिए जो वर्ड है वो है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, यानी कि क्लासरूम में जब आप बच्चों को प्रोवाइड करते हो अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जैसे सपोज कर लो कि कोई बच्चा सवाल पूछना चाह रहा है, आप उसे अलग अलग तरीके से जो है सवाल पूछने का जो है अराइज करते हो। जैसे सपोज कर लो वो असेंबली में है, असेंबली में या फिर प्रार्थना जिसे आप बोलते हो प्रार्थना कर रहा है, तो वहां पे वो जो है सवाल पूछ सकता है, क्लासरूम में सवाल पूछ सकता है, या फिर आप जो है जब उसका रेमेडियल क्लासेस ले रहे हो तो वहां से भी जो है वो सवाल आपसे पूछ सकता है। तो इन सारे ऑप्शंस को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो बच्चा जो है आगे बढ़ पाएगा। यानी कि बच्चों को आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके से अपॉर्चुनिटी देना है, अवसर देना, ताकि बच्चा जो है आगे बढ़ सके, अपने सवालों को पूछ सके। अगला देखिए क्या है, और भी देखो सिर्फ सवाल पूछने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि अगर कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है तो आप क्या करोगे, उसे प्रमोट करोगे, उसे जो है गाने के लिए प्रोत्साहित करोगे, अपॉर्चुनिटी उसे दोगे, तो इससे जो है बच्चा आगे बढ़ेगा। सपोज कर लेते हैं कि कोई बच्चा जो है आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, वो जो है आर्ट एंड क्राफ्ट कागज से जो है बहुत कुछ बना लेता है, ड्राइंग कर लेता है अच्छे से, तो भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टीचर, आप उसे क्या करोगे, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे। अगर कोई कंपटीशन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तो आप बच्चों को नॉमिनेट करोगे, वहां पे जाने के लिए प्रोत्साहित करोगे। आप जो है बच्चे के पेरेंट्स से भी जो है बात करोगे और उनको जो है समझाओगे कि अलग अलग अपॉर्चुनिटी जो अगर आ रही है उसे ग्रैब करना चाहिए। अगला देखिए क्या है, चाइल्ड सेंट्रेड लर्निंग। देखिए ये पूरी जो पेडागोजी है ना, बस इसी पे सेंटर है। याद रखिएगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो इसी को ध्यान में रखते हुए सभी चीजें करते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं हम लोग बुक की जो डिजाइन होती है, जैसे कि आप देखना बुक में बहुत सारे पिक्चर होते हैं, पहले बुक में जो है बहुत सारे पिक्चर नहीं हुआ करते थे, तो अब जो है बुक में आपको जो है पिक्चर देखने को मिलेगा। बुक्स में जो बहुत सारे पिक्चर आपको जो है देखने को मिलेगा और अलग अलग तरीके से। सिर्फ ये नहीं कि साइंस में जो है वहाँ पे लैब की जो है इमेज आपको दिखाई जा रही है, इसके अलावा दसियों तरह के जो है फोटो आपको यहाँ पे दिखाई देने जो है शुरुआत हो जाएगी इसकी। अब देखो दूसरी बात क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ बुक के बारे में नहीं है, क्लासरूम में कैसे आप जो है किन किन मेथड का इस्तेमाल करोगे, जो टीचिंग मेथड है उसको अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और हो सके तो TLM, ये तो हो सके कि आपको यूज ही करना है TLM, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी इस्तेमाल करोगे, ताकि क्लासरूम में क्या हो, बच्चा जो है बच्चे को ध्यान में रखते हुए जो है बच्चा पिक्चर से देख पाए, वीडियो से देख पाए, ऑडियो से देख पाए और बच्चा समझ पाए। तो ये सारी जो जतन आप कर रहे हो, सारे जो एफर्ट आप लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, ताकि बच्चा सीख पाए। सिलेबस भी इसी तरह से तैयार किया जाता है ताकि बच्चे के ऊपर कम से कम बर्डन पड़े। आप देखना बर्डन जो है बैग का जो है वजन वो कम होना चाहिए। ये सारी व्यवस्था जो है क्यों करी गई है, ताकि बच्चे के ऊपर प्रेशर ना हो। अब देखिए जो NEP आई हुई है, इसमें जो है क्लासरूम में जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इवैल्यूएशन हो सके, मूल्यांकन हो सके, ताकि बच्चा जो है आगे बढ़ सके। पेन पेपर टेस्ट को जो है आज तो नहीं बट अभी बहुत टाइम लगेगा, 50-60 साल के बाद जो है ये पेन पेपर टेस्ट जो है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और बच्चे के अंदर कितनी कॉन्सेप्ट, देखो ये वहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। ये जो है पेन पेपर टेस्ट बंद हो जाएगा, आज तो नहीं होगा बट फ्यूचर में जरूर बंद होगा और कॉन्सेप्ट पे जो है सारा ध्यान दिया जाएगा। अब देखिए हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन का मतलब होता है गुड वे में बच्चा जो है अच्छे से क्वेश्चन पूछ सके। ये नहीं कि बच्चा पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दे, ये भी अच्छी बात है, बट हैबिट फॉर्मेशन का मतलब है कि वो क्वेश्चन पूछे, है ना। आपका काम है उसे क्यूरियस बनाना।
क्यूरियस बनाओगे तभी तो वो क्वेश्चन पूछेगा। अब वाई वाले क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछे, ऐसा ही क्यों होता है? वाई वाले क्वेश्चन को अगर बच्चा पूछ रहा है, दैट मीन्स आपने जो है उसके अंदर हैबिट फॉर्म कर दिया कि वो क्वेश्चन पूछ सके। और अपने इन्वायरमेंट में वो जो है चीज़ों को क्या करे, ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्वेशन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैबिट आप बनाओगे तभी वो ऑब्जर्वेशन कर पाएगा, क्वेश्चन एनालाइज कर पाएगा, वाई वाले क्वेश्चन जो है आपसे पूछ पाएगा। अगला देखिए पॉइंट क्या है, चाइल्ड्स लैंग्वेज इज अ रिसोर्स। देखिए रिसोर्स का कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है, जो भी बच्चा मदर टंग सीख कर आता है, जैसे सपोज कर ले कि कोई खोटा बोल रहा है, कोई जो है क्लासरूम में खोटा बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, लेकिन टेक्स्ट बुक जो होता है, जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उस टेक्स्ट बुक में जो है क्या दिया जाता है आपको, 99% चांसेस हैं कि आपको जो है या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। अब झारखंड की बात कर रहा हूं मैं, अदर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर बंगाल में हो तो वहां पे बंगला में दी जाएगी। तो वहां पे क्या एक थोड़ी सी रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि खोटा में जो है सारे बुक को हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी हिंदी में रहेगा, बट मैथ्स के बुक हो गए, एसएसटी का बुक हो गया, या फिर और भी बहुत सारे बुक है, मॉरल एजुकेशन का बुक होता है, तो वो बुक जो है हिंदी या तो इंग्लिश में लिखी जाती है। लेकिन आप बच्चा जब घर में जो है मदर टंग सीख के आ रहा है, खोटा, बंगाली, उर्दू कुछ भी बच्चा बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, उसे रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करोगे, और बच्चे भी इससे मोटिवेट होंगे, मल्टीलिंगुअल की तरफ जो बढ़ेंगे, बाइलिंगुअल की तरफ नहीं, मल्टीलिंगुअल की तरफ। यहाँ पे अलग अलग भाषाओं को जो है बच्चे सीख पाएंगे। देखो जैसे वनकम जो है मलयालम में वनकम, तमिल में जो है वनकम बोला जाता है ना, नमस्कारम बोला जाता है, और भी साउथ वाले स्टेट में आप नमस्ते बोलते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है मल्टी लैंग्वेज को क्या करोगे, प्रमोट करोगे। खैर यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा है, तो आप जो है अलग से लिख लेना मल्टी लैंग्वेज, यानी कि क्लासरूम में आप क्या करोगे, मल्टी लैंग्वेज को जो है प्रमोट करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। रियल लाइफ इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर लर्निंग बाय डूइंग। ये जो है आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, जहां भी आपको दिखेगा एक क्वेश्चन तो यहां से दिखेगा ही दिखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा जो है कैसे सीखेगा, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे बच्चा को आपको सिखाना है कि जो सीड है उसे जो है आप जर्मिनेशन कराओगे, है ना, तो जर्मिनेशन कराओगे तो उसकी प्रोसेस होती है कि उसे थोड़ा सा मॉइस्चर मिलना चाहिए, यानी कि नमी मिलनी चाहिए, तभी वो जो है पौधा ग्रो कर पाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये आप जो है आप उसे पिक्चर बनाकर दिखा सकते हो, तो बच्चा ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, बोलने से ज़्यादा अच्छे से वो जो है पिक्चर से समझ पाएगा। लेकिन वीडियो दिखा दोगे तो वीडियो से और अच्छे से समझ पाएगा। लेकिन बच्चे को खुद से ये प्रोसेस करने के लिए कर दोगे ना, रियल लाइफ से ऐड कर दोगे, तो बच्चा कभी भी इस बात को भूल ही नहीं पाएगा। 99% चांसेस है कि बच्चा इस बात को भूल ही नहीं पाएगा, रियल लाइफ इंटरेक्शन उसका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। देखो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन का मतलब है कि बच्चा जो है स्पॉन्टेनियस हो, यानी कि कहने का मतलब यह है बच्चा खुद से सेल्फ अवेयर हो, ताकि आपसे जो है क्वेश्चन पूछ पाए। अब सेल्फ अवेयर होगा, हो सकता है कि बच्चे का सवाल जो है बचकाना हो, थोड़ी सी जो है स्टूपिडी उसके अंदर हो, कि सवाल ही जो है बहुत ही ईजी वाला हो, बेसिक सा सवाल हो। तो ऐसे सवालों को आपको जो है बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना है कि तुम ये क्या पूछ रहे हो। आपको क्या करना है, उसे मोटिवेट करना है, उसके सवाल को जो है समझाना है कि आपने ये ऐसा क्यों पूछा। उसके साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है, वो बच्चा क्या सोच रहा है ये भी आपको सोचने की जरूरत होगी। तो जो वो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको क्या करना है, उसे प्रमोट करना है। अगला देखिए इंगेज लर्निंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंगेज लर्निंग कब हो पाएगी, जब आप अच्छे मेथड से बच्चे को पढ़ाओगे। आपका जो टीचिंग मेथड है, मेथड ऑफ टीचिंग जो है आपका, ये शानदार होना चाहिए, ग्रिपिंग होना चाहिए। ग्रिपिंग का मतलब ये हो गया कि आप अगर क्लासरूम में आते हो तो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि बच्चा इधर उधर ना देखे, आपकी तरफ देखे, या फिर आप जो पढ़ा रहे हो ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जिस पे भी आप पढ़ा रहे हो, या स्मार्ट बोर्ड पे, तो बच्चा 99 नहीं 100% अटेंशन जो है आपके ऊपर लगाए, और आप जो क्वेश्चन पूछो इंगेज होके उन सवालों का जवाब दे, और खुद से भी जो है सवाल पूछे आपसे। तो बच्चा क्या होगा, तभी सीख पाएगा। बच्चे को आप अगर इंगेज नहीं करोगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अब इंगेज का एक और मतलब यह भी हो सकता है कि प्रैक्टिकल चीजों में भी आप उसे क्या करोगे, इंगेज करोगे। बच्चा खुद से शामिल होगा तभी सीख पाएगा। जैसे सपोज कर लेते हैं, एसएसटी का एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे। सपोज कर लेते हैं आप उसे पार्लियामेंट समझाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, बच्चे के बीच इलेक्शन करवाओगे, मॉनिटर बनवाओगे, सब मॉनिटर होता है, दूसरा मॉनिटर जो होता है डिप्टी मॉनिटर, वो भी आप बनाओगे। तो बच्चा वहां से जो है इलेक्शन के बारे में समझ पाएगा कि इलेक्शन क्या होता है। तो आप जो है बच्चे को क्या करोगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन के माध्यम से बच्चों को समझा पाओगे कि इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो जो स्कूल में इलेक्शन होगा उससे जो है फिर वो पार्लियामेंट के इलेक्शन को रिलेट कर पाएगा। आगे देखिए अगला क्या है,
यूज ऑफ अ डिफरेंट अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, मोटिवेट वाले पे बाद में आएंगे। यूज ऑफ डिफरेंट अप्रोच, सपोज कर लो कि आपने जो है बच्चे को क्या किया, एक मेथड से पढ़ाया, बच्चा मेथड 1 को जो है नहीं समझ पाया, बच्चा जो है मेथड 1 से आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, तो आप क्या करोगे, मेथड 2 का इस्तेमाल करोगे, अदर जो है टीचिंग मेथड है उसका इस्तेमाल करोगे। ये भी फेल हो जाता है तो आप तीसरा मेथड यूज करोगे। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आपका मेथड जो है क्या वो रॉन्ग तरीके से बताया जा रहा है, बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चौथा मेथड लगाओगे और बच्चा अगर समझ जाता है तो दैट मीन्स आपने अच्छा काम किया है। अप्रोच लगाने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी दो, है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दो, अलग अलग मेथड्स का भी यूज करो, टीएलएम का यूज करो, अलग अलग अप्रोच से बच्चा क्या होगा, सीख पाएगा चीज़ों को, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, अलग अलग मीडियम से आप जो है बच्चा को क्या करोगे, सिखा पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपको अगर कुछ देना है भी है क्लासरूम में तो याद रखिएगा एग्जाम्पल ऐसे देने हैं जहां से बच्चा जो है खुद के जो आसपास के रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उनको गेन कर पाए। ठीक है, आप ऐसे एग्जाम्पल दोगे जो रियल हैं, वो देख पाए, उसके लाइफ में जो है वो चीजें हो रही है, ऐसे इवेंट को आपको एग्जाम्पल के तौर पर यूज करना है। अगला सवाल देख लेते हैं। मैंने बताया मोटिवेट द स्टूडेंट, तो देखो ये इंगेज लर्निंग के ही माध्यम में आ जाएगा। बच्चा कोई अगर सवाल पूछता है या कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर बच्चा गलतियां कर रहा है, बार बार गलतियां करते जा रहा है, तो बच्चे को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, हो जाएगा आपसे। आप ऐसा बोलोगे आपसे हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको और जो है अटेंशन देने की जरूरत है, अच्छे से समझने की जरूरत है, आप उसे समझाओगे। तो मोटिवेट, बच्चे को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी भी टीचर की ही होती है। अगला देखिए क्या है, मिस्टेक्स आर गुड। देखिए यहाँ पे एस छूट गया है, मिस्टेक्स आर गुड का मतलब ये हुआ कि बच्चे गलतियां करते हैं, दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, वो एफर्ट लगा रहे हैं, बच्चे जो है सीख रहे हैं, जो है वो लर्निंग के प्रोसेस में है। गलती करना भी क्या है, सीखना है, याद रखिएगा। अगर बच्चा गलती कर रहा है दैट मीन्स, देखो सबसे पहले तो एक एग्जांपल दिया जाता था, मेरे नाना जी मुझे एग्जांपल देते थे कि वही फेल होता है जो एग्जाम में अपीयर होता है, तो अपीयर होना ही एक बड़ी बात है अपने आप में। तो जो बच्चा थकेगा नहीं, तो जो बच्चा गिरेगा नहीं वो चलना नहीं सीख सकता है। तो सेम विथ कि मिस्टेक्स अगर करेगा नहीं तो वो सही कर भी नहीं पाएगा। मिस्टेक्स करना जो है पार्ट ऑफ लर्निंग है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बच्चों के गलतियों पे उसे डांटना डपटना नहीं है, पीटना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला देखिए, मिस्टेक्स डिस्कस विथ क्लास। देखो अगर बच्चे ने कोई गलती कर ही दी तो आप क्या करोगे, उसके गलतियों का मजाक नहीं उड़ाओगे। आपका काम है कि वो गलती क्यों हुई उसे जो है आप बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, यानी कि साइंस के मेथड से समझाने की कोशिश करोगे, कि करने की कोशिश करना है आपको कि ये गलती हुई तो हुई क्यों, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, और इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता था, या फिर इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। तो ये सारा काम आपको खुद से कर कर जो है बताना होगा, बच्चे को रिप्रेजेंट करना होगा, सामने में रखना होगा। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखिए क्या है, कॉन्टेक्स्ट। देखिए कॉन्टेक्स्ट जो है, जैसे कि सपोज कर लो कि आप जो है बच्चे को क्या सिखा रहे हो कि दो सेनाओं के बीच में लड़ाई हो गई, तो आप एग्जांपल ले सकते हो कि आप जो है गांव में अक्सर जो है एक दूसरे को एक दो जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ही है। तो आप वो एग्जांपल दे दिए, तो इससे जो है थोड़ा बहुत वॉर के बारे में समझ में आ सकता है। या फिर घरों के आसपास अगर कोई दो पड़ोसी झगड़ा कर रहे हैं, दोनों के बीच में हाथापाई मारपीट हो जाता है, तो वहां से आप समझा सकते हो कि ये छोटा जो है लेवल है वॉर का, दो घरों के बीच में लड़ाई होगी। तो इसी तरह से दो स्टेट के बीच में भी लड़ाई हो सकती है, या फिर बहुत सारे स्टेट्स, देखो पहले देश को स्टेट ही बोला जाता है, एसएसटी वाले समझ सकेंगे इसे। या फिर आप ऐसा समझ लो दो कंट्री के बीच में भी लड़ाई हो सकती है। और एक और बात, दो कंट्री नहीं, अभी 10-20 कंट्री भी जो है इसमें युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकती है, दो अलग अलग पक्ष में। जैसे अभी जो है इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हो रही है। देखो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इजराइल जो है एक ही पार्टी है, नहीं, इजराइल को यूएसए सपोर्ट करता है पैसे से, मिलिट्री से, तो यूएसए क्या है, इजराइल की तरफ है। उसी तरह से इधर आप अगर देखोगे तो सऊदी अरेबिया, ईरान, हमास, फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो सब क्या है, टर्की जो है एक तरफ है, तो ये दूसरे तरफ के लोग हैं। तो वार को आप ऐसे समझा सकते हो, रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझा सकते हो, या फिर साइंस के ही एग्जाम्पल देने हैं तो आप अलग अलग तरीके से उसे समझा सकते हो। अब देखिए एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ऐसा समझ लो, ऐसा दुख, अगर सपोज एक एग्जांपल बताता हूं कि किसी के माँ बाप नहीं हैं, उनकी रोड एक्सीडेंट में जो है डेथ हो जाती है, तो आप इस दर्द को तभी समझ सकते हो जब आप उस तरह के किसी अपने को खोते हो, उसे बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है, यानी कि वैसा ही दुख जो दूसरा देख रहा है वो आपने झेला है, या फिर उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। सिंपैथी नहीं करना है कि हो ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप उसे बताओगे कि जो हुआ है ये आपको मानना होगा, ये रियलिटी है, और फिर आपको धीरे 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 मूव ऑन करना है। एक दिन में आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो एम्पैथी का मतलब होता है कि आप जो है ज्यादा कनेक्ट होते हो, सीधी सीधी बात है, आप जो है दूसरे व्यक्ति के साथ ज्यादा कनेक्टनेस बढ़ाते हो, एक दूसरे के साथ अटैच होते हो ज्यादा,
इमोशनली जो है आप ज़्यादा जो है अटैच हो पाते हो। तो एम्पैथी आपको बच्चे के प्रति दिखानी है ना? ऐसा नहीं कि आपका काम है बस एम्पैथी दिखा दो, स्कूल से चले जाओ, छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं। आपको जो है क्लासरूम में एम्पैथी दिखाना है। अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है रिजल्ट, तो ये आपकी जो है कंसर्निंग में होनी चाहिए कि हाँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी वजह से बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगला पॉइंट देखिए, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। देखो ये बहुत बड़ी बात है। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में ही जो है आपको साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे, साइंटिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, आर्टिस्ट आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, पेंटर यहीं पे बन पाएगा जब क्लासरूम क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होगा। ऐसा नहीं कि आप जो है क्वेश्चन आंसर लिखा रहे हो, बच्चे रटे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन और आंसर की वजह से बच्चा कभी भी जो है डेवलप नहीं कर पाएगा। उसे एक अच्छे मेंटोर की जरूरत होगी। अगर आप क्लास में जो है बच्चों को छूट दे दोगे क्वेश्चन पूछने की, तो बच्चा जो है क्या होगा, क्लासरूम को कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बनाएगा। और इससे क्या होगा, सपोज कर लो कि कोई स्टूडेंट S1 है, वो अच्छे से चीज़ों को पूछ रहा है, बहुत ही यूनिक सवाल पूछ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा है, जिससे दूसरे भी जो है क्या करेंगे, स्टूडेंट 2 भी जो है उससे क्या होगा, इंस्पायर हो जाएगा, स्टूडेंट 3 भी जो है उससे इंस्पायर होगा और वो चीज़ों को जानेगा। वो बोलते हैं ना कि अगर आपके सर्कल में आप सबसे तेज हो तो आप गलत सर्कल में हो। आपको किसी ऐसे सर्कल में जाना चाहिए, ऐसे फ्रेंड्स आपके पास होने चाहिए जो आपसे ज़्यादा होशियार हैं, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंस उनके पास है। तो मेक श्योर आप अपने से तेज लोगों के साथ में जो है संपर्क में रहिए। अब अगला है डाइवर्जेंट थिंकिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाने वाला हूं। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग होता क्या है। सबसे पहले ये आप जानो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप करते क्या हो कि अलग अलग जो सेक्टर हैं उसमें जो सवाल आप पूछते हो उसका आंसर वन लाइनर या फिर एक ही आंसर नहीं होना चाहिए। सपोज कर लेता हूं, मैं आपसे पूछूं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, दिल्ली जो है किसकी राजधानी, किस देश की राजधानी है, या फिर झारखंड की राजधानी क्या है, तो आप फटाफट झारखंड की राजधानी रांची बताओगे। और 100 में से अगर मैं पूछूं तो लगभग 80-90 लोग जो है इसका आंसर भी कर देंगे, हो सकता है कि 100% भी आंसर कर दें। दिस इज नॉट योर डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऐसे सवाल को डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप नहीं ला सकते हो। MCQ को आप डाइवर्जेंट थिंकिंग में नहीं ला सकते हो, ठीक है। ऐसे सवाल जहां पे वाई से शुरू हो, वाई, क्यों, है ना। सपोज कर लेता हूं, मैं आपसे पूछूं कि आपका पसंदीदा एक्टर कौन है या फिर फेवरेट एक्टर कौन है, तो आप अगर बताते हो कि चलो मेरा फेवरेट एक्टर मनोज वाजपेयी है, या फिर आप शाहरुख खान का नाम लेते हो या फिर सलमान खान का नाम लेते हो, तो मैं पूछूंगा वाई। तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे, बताओगे कि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, उसका स्क्रिप्ट का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा डांस करता है, वो बहुत अच्छा जो है सीन्स को समझता है और बहुत अच्छे से जो है एक्टिंग कर पाता है। तो कहने का मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप क्या करोगे, बहुत सारे पहलुओं को रखते हो, दैट इज योर डाइवर्जेंट थिंकिंग। मैं बोलूं कि आप अपने माँ पिताजी को क्यों प्यार करते हो, तो आप इसके आंसर में अलग अलग पॉइंट को रख सकते हो। पहले आप लोग बताओगे कि वो क्या करते हैं, आपकी केयर करते हैं, उन्होंने आपको जो है पाला पोसा है, तो ये आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उनको क्या करो, पैम्पर करो खुद से, आप जो है पैम्पर बैक करो। देखो कहने का मतलब है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, आप उनकी देखभाल करते हो। बच्चे में उन्होंने आपकी देखभाल की, आप बड़े हो जाओगे तो आप उनकी देखभाल करोगे, पैम्पर करोगे उन्हें, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये हुआ डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब आप वाई का आंसर देते हो। अब देखिए नेगेटिव वर्ड जिनसे आपको बचना है, दूर भागना है। इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करनी है। इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, तो टीचर की क्या जरूरत है। इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बुक में भी जो है सारे इन्फॉर्मेशन है, आप नया क्या ही दे दोगे। इन्फॉर्मेशन नहीं देना है आपको, इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से जो है आपको बच्चे के सामने रखना है, ताकि बच्चा उस चीज़ को ग्रैब कर पाए, उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। देखिए आपको जो है कॉन्सेप्ट को समझाना है। मैं अगर बोलूं कि आपको एक्सेलरेशन समझाना है या वेलोसिटी समझाना है बच्चे को, तो आप समझाओगे वेलोसिटी क्या होता है, ये नहीं कि वेलोसिटी की आप डेफिनेशन बता दोगे। आप अगर डेफिनेशन बता रहे हो, दैट मीन्स आप बच्चे को क्या दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। मैं अगर पूछूं कि जैसे कि कोल्ड वार क्या होता है, SST वाले समझ रहे होंगे कोल्ड वार किसे बोलते हैं। तो कोल्ड वार ऐसी सिचुएशन है जिसमें वार नहीं है, लेकिन वार कभी भी स्टार्ट हो सकता है, तो ये कोल्ड वार हो गया। तो ये तो आप इन्फॉर्मेशन दे दिए। अब आप समझाते हो कि रसिया और अमेरिका अभी जो है एक दूसरे को उसके ऊपर वॉर नहीं कर रहा है, एक दूसरे से लड़ाई नहीं हो रही है दोनों के बीच में, लेकिन इनडायरेक्टली दोनों जो है एक दूसरे के साथ लड़ाई में ही इन्वॉल्व है। तो ये आप जो है क्या कर रहे हो, कॉन्सेप्ट बता रहे हो। तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखिए प्रोवाइड सॉल्यूशन, ये भी गलत काम है। जैसे कि क्वेश्चन आंसर दिखा देना, ये क्या है, एक सॉल्यूशन बताने का तरीका। या मैथ्स में अगर 50 क्वेश्चन है, टीचर अगर 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है तो आप सॉल्यूशन दे रहे हो, दैट इज रॉन्ग मेथड है। ये बच्चे को सॉल्यूशन देना आपका काम नहीं है। अब देखिए प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, बोलोगे ये तो ठीक लग रहा है, इसमें गलत क्या है। एक्सप्लेनेशन अगर आप दे रहे हो तो बच्चे को आपने क्लास में अच्छे से नहीं समझाया है, आपके मेथड में प्रॉब्लम है। ये नेगेटिव वर्ड में आएगा एक्सप्लेनेशन।
भले ही एक्सप्लेनेशन को आप पॉजिटिव वर्ड में अभी समझ रहे हो, आप हमेशा बोलते हो टीचर को कि एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, तो ये गलत बात है, एक्सप्लेन आपको नहीं करवाना है टीचर से। अब अगला तो ये बहुत ही आसान है, रूट मेमोराइजेशन यानी कि रट्टा मारना। रट्टा मारना को कभी प्रमोट किया नहीं जा सकता है, याद करना को कभी प्रमोट नहीं किया जा सकता है, मेमोराइजेशन को नहीं जो है हम प्रमोट करेंगे, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। इससे जो है बच्चा कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, कभी भी उसके अंदर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ये रोट लर्निंग को हम लोग क्या करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, देखो अगर ये स्ट्रिक्ट वर्ड यानी कि जो है कठोर अनुशासन जिसे बोलते हैं, ये नहीं भी रहेगा ना, तो सिर्फ डिसिप्लिन अगर आपको दिखे तो भी आप इसे नेगेटिव वर्ड मानोगे। डिसिप्लिन से बच्चा क्या होगा, बंध जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि मैं पढ़ाने के दौरान कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा, अब मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने 40 मिनट पढ़ाया या 30 मिनट ही पढ़ाया, बच्चे सवाल नहीं पूछेंगे। अब जैसे कि मैंने कुछ पढ़ाया, सडनली उनके मन में एक सवाल आया कि ये क्या है, अब तो बच्चा वहीं पे 24 घंटे ये 40 मिनट के दौरान उसी सवाल में अटका हुआ रह जाएगा, आगे वो सीख नहीं पाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ डिसिप्लिन के माध्यम से आप बच्चे को नहीं सिखा सकते हो। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को क्या करो, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करो, फ्लेक्स रखो, यानी कि वो जो है लचीलापन आपके क्लासरूम में होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे भी सवाल कर सकते हैं, आप भी सवाल कर सकते हो बच्चों से, है ना। तो दोनों मिलकर क्लास में जो है लर्निंग करोगे, टीचर भी क्लास में लर्निंग करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लेक्चर मेथड, ये तो देखो ये कॉलेज वाले बच्चे के लिए ठीक है, कॉलेज वाले बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है, बट कॉलेज वाले दिनों में आप जो है लेक्चर मेथड का ही यूज किया जाता है वहाँ पे, है ना। क्लासरूम में लेक्चर मेथड होता है, फिर इंटरेक्शन भी होता है, बच्चे जो है जो कॉलेज स्टूडेंट हैं वो सवाल भी करते हैं, लेकिन लेक्चर मेथड को हम लोग क्या करेंगे, इसे जो है हम लोग डिक्लाइन करेंगे, इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट आपको नहीं करना है लेक्चर मेथड में। एक्चुअली लेक्चर मेथड क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे मतलब सिर्फ एक ही आदमी इन्वॉल्व है, तो ये लेक्चर मेथड को हम लोग डिमोटिवेट कर देंगे। अगला है ओनली और मेयरली, इसको ध्यान से समझने वाली बात है, दोनों वर्ड एक ही है। ओनली मतलब सिर्फ यही, उसी तरह से मेयरली भी वही होता है, एक ही, सिर्फ ओनली, तुम। ऐसे चीजों को आपको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। मैं अगर बोल दूं कि पेन अगर आपको खरीदना है तो आप क्या बोलोगे, बहुत सारे जो है मार्केट में पेन है जो बहुत अच्छा है, अब बोलोगे नहीं सिर्फ जो है लिंक वाला पेन जो है बहुत अच्छा होता है। अब मैं बोल दूंगा कि सिर्फ लिंक वाला ही पेन आप यूज करो, तो ये क्या है, ये बिल्कुल ही गलत है। आप बच्चे को क्या कर रहे हो, आप बच्चे से क्या चीज छीन रहे हो, उसके चॉइस को छीन रहे हो, ठीक है, बच्चे के चॉइस को छीन रहे हो। किसी को जो है रोटी पसंद है, किसी को चावल पसंद है, तो कहने का मतलब ये है कि आप उसे बोल दोगे नहीं आज चावल ही खाना है, तो आप क्या कर रहे हो, बच्चे के चॉइस को छीन रहे हो, और बच्चा चॉइस नहीं समझ पाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओनली वाले ऑप्शन से आपको बचना है। अगला सवाल देखिए, पेन पेपर वर्क ओनली। देखो कभी भी आप बच्चे को, मैंने अभी आपको बताया ना कि पेन पेपर टेस्ट जो है कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, सिर्फ पेन पेपर से बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता है। बच्चे के बीच में जो है ऑरली जो है क्वेश्चन आंसर भी आप पूछ सकते हो, ऑरली एक्सप्लेन भी कर सकते हो, और बच्चे से ऑरली जो है उन्होंने क्या समझा, कॉन्सेप्ट को कैसे समझा, वो भी आप पूछ सकते हो। ट्रेडिशनल क्लासरूम, देखो ये क्यों गलत है। ट्रेडिशनल क्लासरूम पहले देखो आपको पता होगा गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल में दिक्कत वाली बात यह थी कि एक पेड़ के नीचे जो है बच्चे पढ़ा करते थे, एक बोर्ड या फिर जो है पत्ते पे लिखा जाता था पहले। तो गुरुकुल से अभी के टाइम में अगर मैं क्लासरूम में चेंज नहीं लाता, सपोज कर लो स्मार्ट बोर्ड का जमाना है आज के टाइम में, स्मार्ट बोर्ड नहीं लाया जाएगा, वीडियो के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाएगा, तो बच्चे सीख पाएंगे क्या। तो जो ट्रेडिशनल है, कभी भी जो है ट्रेडिशनल वाले चीज़ों से आपको जो है नज़दीकी नहीं बढ़ाना है, दूरी बनाना है आपको। ट्रेडिशनल कुछ भी है वो सही नहीं है। देखिए हाँ, कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल बहुत अच्छी है, आप स्लिप लो, नींद लो, खैर वो बात की बातें हैं, यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगला है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। देखिए क्लासरूम आपका जो है चाइल्ड सेंटर्ड है। क्या है, चाइल्ड सेंटर है। आप सिर्फ बच्चों पे ध्यान देते हो, ना कि देखो टीचर पे भी ध्यान दिया जाता है, टीचर के लिए भी जो है बुक में नीचे जो है इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा होता है, लेकिन हम लोग क्लासरूम में जो है टीचर को ध्यान में रख के किसी भी तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। ना ही बुक टीचर के लिए बनाई जाती है, बच्चे के लिए बुक बनाई जाती है, सिलेबस भी जो है बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो हम लोग टीचर सेंटर्ड अप्रोच को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगला है ऑफर गाइडेंस। गाइडेंस देखो ये आपको लग रहा होगा कि ठीक है, लेकिन नहीं, आप गाइडेंस नहीं करोगे, आपका काम है, आप टीचर नहीं हो। देखिए ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना अच्छा आप जो है पेडागोजी में कर पाओगे। आप फैसिलिटेटर हो, आपका काम है फैसिलिटी प्रोवाइड करना। बच्चा उस फैसिलिटी को कैसे यूज करेगा ये बच्चे के ऊपर है। फिर से मैं बता देता हूं, आपका काम है फैसिलिटी देना,
समझ रहे हो मेरी बात को? बच्चा क्या यूज़ कर पाएगा, कैसे उस फैसिलिटी को यूज़ करेगा, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। आप बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते हो, ये आपका भ्रम है कि आप बच्चे को कुछ सिखा सकते हो। बच्चा कभी भी आपसे कुछ नहीं सीखता है। ये वर्ड देखिए क्या है, सिंपैथी। मैंने आपको बताया था सिंपैथी नहीं रखना है, यानी कि ऊपरी जो है आप उसे बोलोगे कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ऊपरी जो प्यार आप दे रहे हो, ये क्या है, गलत है। देखना जो रिश्तेदार आते हैं या फिर अगर आपके घर में डेथ हो जाती है तो सभी व्हाइट कुर्ता पहन के, या मूवी में आपने देखा होगा सभी हाथ जोड़ते हैं और काला चश्मा पहन लेते हैं, तो ये क्या है, ये सिंपैथी है। एम्पैथी वो होगा जो आपके घर में डेथ हुई तुरंत पहुंच गया। अब जरूरी नहीं कि व्हाइट कपड़े में ही आए, रात भर आपके साथ बैठा है, आपके दुख को बांट रहा है, उसे बोलेंगे एम्पैथी। एम्पैथी जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। एम्पैथी मतलब आप दूसरे के दुख दर्द को समझ रहे हो, दूसरे के दुख दर्द को समझ रहे हो। सिंपैथी में आप जो है सिर्फ ऊपरी जो है दिखावा करते हो। ओवर थिंकिंग ऑब्वियसली रॉन्ग मेथड है, चाहे आपके रियल लाइफ में भी, कि जॉब नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं निकल रहे हैं, कोर्ट में ऑर्डर चला गया है, कोर्ट में स्टे लग गया है, तो ऐसे चीज़ों को ओवर थिंकिंग से आप जो है क्या करोगे, कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। ओवर थिंकिंग हमेशा आपको जो है दुखी रखता है। अगला है कंट्रोल। क्लासरूम में टीचर का काम नहीं है कंट्रोल करना। भले ही क्लासरूम में टीचर जो है छड़ी लेकर या फिर बच्चों को डांट डपट के बैठा देता है, लेकिन ये कंट्रोल करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। बच्चा जो है फ्लेक्सिबल रहेगा, 100% अपने मूड में रहेगा, तभी वो सीख पाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी पर जो है प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए मैंने ये बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, फिर से एक बार कर देता हूँ। डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप जो है वाई वाले सवाल पूछती हो, ऐसा क्यों हुआ, है ना, कैसे हुआ, हाउ, ये दोनों सवाल आप करते हो। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग में व्हाट पूछा जाता है। व्हाट मतलब क्या। मैं अभी अगर आपसे पूछ दूं आपके पापा का नाम क्या है, तो आप आसानी से बता दोगे आपके पापा का नाम, आपके फादर्स का नाम, आपके अब्बा का नाम, आप बहुत ही आसानी से बता दोगे। ये केक वॉक है, बहुत ही ईजी आपके लिए सवाल है। बट मैं अगर पूछूं कि आप अपने पापा से प्यार क्यों करते हो, आप अपने पापा की देखभाल क्यों करते हो, तो इसका आंसर आप जो है एक्सप्लेन करके दोगे, हाउ और वाई के फॉर्म में दोगे। तो ये था आज के नेगेटिव और पॉजिटिव का क्लास। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपको इसका एमसीक्यू चाहिए होगा तो नीचे एमसीक्यू जरूर लिखिएगा। वीडियो यहां तक देख लिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके किन भाइयों बहनों ने वीडियो को यहां तक देखा, समझा, प्यार दिया। चलिए, इस वीडियो को शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के बीच में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां भी हो आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट। जेटेट की तैयारी कर रहे हो, मेक श्योर इस वीडियो को आप जो है साझा करो, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।